अब सबसे पहले देखते हैं अपन पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अपन देखेंगे। अब अपने पढ़ा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें पोस्ट गैंग्लियन पे कौन सा नर्व जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एसिटिल कोलिन, है ना। तो ये जो है इसका की पॉइंट है, ये याद रखना कि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एट द पोस्ट गैंग्लियन साइट इज एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन निकलता है, इसलिए इसको पैरासिम्पैथेटिक को अपन और दूसरा नाम क्या देते थे, कोलिनर्जिक। और इसके ओरिजिन के बेसिस पे पैरासिम्पैथेटिक को एक और नाम दिया था क्रेनियो सैक्रल। तो ये तीनों नाम याद रखने, क्रेनियो सैक्रल और क्रेनियल कौन कौन सी थी, 3, 7, 9, 10, सैक्रम की क्या S2, S3, S4। तो ये याद रखना है। और दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, एसिटिल कोलिन निकल रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट पे। अब अपने को देखना है, देखो ये अपना गैंग्लिया हो गया, ये हो गई टारगेट ऑर्गन। यहाँ क्या इसके प्रेजेंट है, रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो सुनो, रिसेप्टर जो होते हैं फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा कि रिसेप्टर जो होते हैं लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर हो गए, GPCR हो गए, ये सब रिसेप्टर के टाइप पता होने चाहिए। रिसेप्टर जो होता है उस पर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, अगर एसिटिल कोलिन लगेगा तो उसके एसिटिल कोलिन के अलग रिसेप्टर होंगे, नॉरएड्रेनालिन लगेगा तो उसके अलग रिसेप्टर होंगे, और उन रिसेप्टर के अकॉर्डिंग आगे फंक्शन होगा। तो अपने को क्या याद रखना है, पहला कि कौन सा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, दूसरा कौन से रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को पता है रिसेप्टर से यहाँ कौन सा सब्सटेंस रिलीज होने वाला है, एसिटिल कोलिन। तो यहाँ एसिटिल कोलिन जो होता है वो रिलीज होगा, और एसिटिल कोलिन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वेसाइकल्स जो होती है, वेसाइकल्स जो होती है, वेसाइकल्स के अंदर क्या रहता है, फिल रहता है, ठीक है। तो उस वेसाइकल में क्या है, एसिटिल कोलिन है, जो कि जब नर्व स्टिमुलेट होगी तो आके यहाँ पे रिलीज़ होगा। अब जब एसिटिल कोलिन रिलीज़ होगा तो यहाँ पे एसिटिल कोलिन रिलीज़ होकर यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, आगे फंक्शन करवाएगा। ये जो नर्व होगा इसके आसपास अपने को पता है कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जैसे और वो एंजाइम क्या करेगा, इस एसिटिल कोलिन का क्या करता है, डिग्रेडेशन करेगा, और उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटिल कोलिन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, कोलिन एस्ट्रेज, है ना, कोलिन एस्टेरेज, एज आ गया पीछे। तो कोलिन एस्टेरेज एंजाइम जो होता है एसिटिल कोलिन का डिग्रेड करता है। तो डिग्रेडेशन के बाद अपने पास क्या बचेगा, कोलिन। और ये जो कोलिन जो होता है इसका क्या होता है, वापस से रीअपटेक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ये इसमें क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप। ये जो एसिटिल कोलिन जो है उससे कोलिन जो होता है मिला, और ये कोलिन जो होता है इसका रीअपटेक हो रहा है इसके वापस से, ठीक है। और ये जो रीअपटेक जो होता है वो एक चैनल होगा यहाँ पे, उसका नाम क्या होगा, सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर। तो ये जो होता है इसके द्वारा इसका रीअपटेक हो गया। अब रीअपटेक होने के बाद क्या होगा, कोलिन जो है ये कोलिन आ गया, ठीक है। अब अपने को पता है इसका टारगेट क्या है, इसको वेसाइकल जो है इसमें, वेसाइकल में इस कोलिन को अपने को भेजना है, लेकिन कोलिन नहीं जगह, वेसाइकल में क्या स्टोर है, एसिटिल कोलिन स्टोर है। तो कोलिन जो होता है ना, यहाँ पे एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एसिटिल कोलिन को ट्रांसफर करता है। तो कोलिन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एसिटिल कोलिन में। और ये जो एसिटिल कोलिन जो होगा वो इस वेसाइकल में चला जाएगा, और वेसाइकल में जाने के लिए यहाँ पे कौन सा चैनल के थ्रू जाएगा, VAT, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। तो ये जो होता है VAT के थ्रू क्या होगा, वेसाइकल में चला गया। अब ये एसिटाइल कोलिन वेसाइकल में फिल है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये नर्व स्टिमुलेट होगी यहाँ पे, तो ये एसिटाइल कोलिन की वेसाइकल्स मूव करेगी, और यहाँ जाके इसका क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, और यहाँ पे एसिटिल कोलिन बाहर रिलीज होगा, और ये एसिटिल कोलिन जाके अपने रिसेप्टर पे जुड़ेगा। और रिसेप्टर कौन सा होता है इसका, आगे देखेंगे, निकोटिनिक, मस्केरेनिक। एसिटिल कोलिन यहाँ रिलीज हो रहा है, कोलिन जो हो रहा है इसका, ये क्या है इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, कोलिन अंदर गया, फिर कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आएगा जो इसको क्या करेगा, एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या है, VAT, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर,
उसके थ्रू ये एसिटिल कोलिन अंदर चला जाएगा। इतनी सी प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स अपने को याद रखनी है, और एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो ये पैरासिम्पेथेटिक में दिख रहा है सेम ऐसा कैसा सिंपेथेटिक में होगा। अभी ये एक बार हो जाए, उसके बाद में कंपैरिजन करके थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक सिमिलर से चलते हैं सारे, बस कोरिलेट करके पढ़ते रहना। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स आपको याद रखनी जरूरी है कि पहला क्या ड्रग है कि ये जो कोलिन जो होता है इसका रीअपटेक जो हो रहा है इसको इनिबिट करता कौन है? हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम। तो पहली ड्रग ये याद रखनी है, इसको HC3 भी लिखते हैं। तो हेमिकोलिनियम जो होता है ये क्या करता है? रीअपटेक रुकवा देगा कोलिन का। दूसरा अपने को याद रखना है वैसामिकोल। ये जो वैसामिकोल जो है वो क्या करता है? इस वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर इसको इनिबिट करेगा। इसको इनिबिट करेगा मतलब क्या होगा? एसिटिल कोलिन जो होता है उसका वेसिकल में फिलिंग रुकवा देगा। और तीसरा जो होता है वो होता है बोटुलिनियम। बोटुलिनियम। और जो बोटुलिनियम जो है ना ये क्या करता है? बोटुलिनियम टॉक्सिन ये इसका एक्जोसाइटोसिस रुकवाता है। यानी कि जब नर्व इम्पल्स यहाँ पे आएगा तो अपने को पता है कि एसिटिल कोलिन का रिलीज होना चाहिए, तो ये इस रिलीज को रुकवा देगा। ठीक है, तो इस रिलीज को रुकवा देगा बोटुलिनियम टॉक्सिन। बोटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है ना एक एक्सोटोक्सिन है। ठीक है, एक्सोटोक्सिन है। एक्सोटोक्सिन क्या होता है? देखो सुनो, एंडोटोक्सिन क्या होता है, एक्सोटोक्सिन क्या होता है? एंडोटोक्सिन जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निकालता है, जबकि एक्सोटोक्सिन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निकालेगा। जितने भी एक्सोटोक्सिन होते हैं ना वो क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं, है ना। याद रखना कि उसको कभी भी सिक्रीट कर सकता है बैक्टीरिया, लेकिन एंडोटोक्सिन जो होता है वो बैक्टीरिया के मरने के बाद रिलीज होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन भी है कि जो बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है वो मरने के बाद रिलीज होता है सारा। तो उतना डिटेल में मत देखो, पर याद रखना कि एक एक्सोटोक्सिन है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निकालता है। और कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि माइक्रो में ये पढ़ना ही है आपको। तो याद रखना इसको, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बोटुलिनियम टॉक्सिन देगा। थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम का अपन देख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट है तुम उन सब सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करके पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आगे। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है अगर उसको देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब याद रखना कि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होता है ना, स्पोर फॉर्मिंग, वो दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे। एक होते हैं एरोब, एक होते हैं एनएरोब। और जो अपने भाई साहब क्लोस्ट्रीडियम है वो होते हैं एनएरोब। और एरोब स्पोर फॉर्मिंग कौन से होते हैं? बेसिलस। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की दो क्लास है, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। एरोब कौन सा है, एनएरोब कौन सा है? नाम एनएरोब लंबा है तो क्लोस्ट्रीडियम करके याद रख लो। अब देखो स्पोर में भी कौन से स्पोर फॉर्मिंग है। अब स्पोर फॉर्मिंग में भी दो टाइप के स्पोर फॉर्म होते हैं, बल्जिंग स्पोर और नॉन बल्जिंग स्पोर। अब याद रखना बी का मतलब बी के साथ बी नहीं होगा, बी के साथ बी नहीं है, मतलब जो बेसिलस है वो कैसे बनाएगा? नॉन बल्जिंग स्पोर। जबकि क्लोस्ट्रीडियम कैसे देगा? बल्जिंग स्पोर देगा। क्लियर? ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है ना ये क्या है? एनएरोब है, बल्जिंग स्पोर दे रहा है, ग्राम पॉजिटिव है और एक्सोटोक्सिन प्रोवाइड करवा रहा है, जो क्या कर रहा है? एसिटिल कोलिन का रिलीज बंद करवा रहा है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन भी हुआ। क्यों? क्योंकि नर्व्स पे इफेक्ट डाल रहा है। तो एक्सोटोक्सिन, तो एक काम करो, अपूर्वा शास्त्री बुक जो है उसमें से अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि क्लोस्ट्रीडियम जो है इसका कैसे एक्ट रहता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है आपको देखना है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो कि एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। क्यों? क्योंकि नर्व्स पे एक्ट कर रहा है और बहुत ही तगड़ा वाला न्यूरोटॉक्सिन होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा न्यूरोटॉक्सिन है। यहाँ देखो बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है यहाँ पे लिख रखा है कि ये बाइंड करता है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे नर्व टर्मिनल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर ये बाइंड करेगा, समझ रहे हो क्या होगा वहाँ पे? कि मसल्स काम करना बंद कर देगी। अगर मसल की एक्टिविटी लॉस हो गई तो
शरीर उसकी मसल्स कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, मतलब एकदम ढीली पड़ जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैसिड, फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल में जान ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, क्लिनिकल ये हो गया कि जो इन्फेंट बोटुलिज्म क्या होता है, अगर मान लो कोई बहुत ही छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि जन्म घूंटी देते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा कोई पैदा हुआ है तो उसको क्या होता है कि कुछ खाने के लिए कोई प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी ने क्या किया, उसको हनी खिला दिया, ठीक है। हनी जो था वो बहुत ही डेंजरस हो गया बच्चे के लिए, क्यों? क्योंकि उस हनी में क्या होता है, अगर कंटामिनेटेड होगा तो उसमें क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होगा, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होगा तो जैसे ही बच्चा उस हनी को खाएगा ना तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाएगा, उसको बोटुलिज्म हो जाएगा। और बोटुलिज्म होती है, अपने को पता है क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटिल कोलिन को रिलीज नहीं होने देगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, फ्लैशिड हो जाएगी पूरी बॉडी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। तो ये जो था एसिटिल कोलिन का थोड़ा सा माइक्रो से हो गया, ये पढ़ना जरूरी है, इंटीग्रेटेड करके पढ़ना जरूरी है। अब वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, सुनो, जो एएनएस जो है उसमें पहली बात क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भाई भाई है, क्योंकि वो एएनएस की औलादी ही तो है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो दोनों में बहुत ही सिमिलरिटीज़ होगी। तो जैसा अभी अपन ने देखा किसका, पैरासिम्पैथेटिक में देखा कि एसिटिल कोलिन का रिलीज किस टाइप से हो रहा है, तो सिंपैथेटिक में नॉरएड्रेनालिन निकलता है, उसका भी ऐसे ही ग्राफ जाएगा पूरा। अभी पहले देखो कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक में अपने को पता है कोलिन था, उसका रीअपटेक हो रहा था, और रीअपटेक जो हो रहा था उसके बाद क्या था, एसिटाइलेशन हो रहा था कोलिन का, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से, और उसके बाद इसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या था, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, और उससे क्या होगा, कोलिन का क्या होगा, इसमें वेसिकल में फिलिंग हो गई, और उसके बाद जब भी कोई नर्व इम्पल्स आएगा तो कैल्शियम की एंट्री होती है और वेसिकल जो होती है मूव करती है टुवर्ड्स द टर्मिनल, और क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है और कोलिन बाहर आ गया, ठीक है। और ये एसिटिल कोलिन एस्टेज एंजाइम इसको तोड़ेगा, वापस कोलिन अलग हो गया, और ये कोलिन क्या होगा, वापस रीअपटेक होगा इसका। तो इसको हमने देख लिया, हेमिकोलिनियम, वेसामिकोल और बोटुलिनियम, तीनों देख लिए। अब सिमिलर सी कंडीशन चलती है सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक जो होता है उसमें होता है टायरोसिन। ये जो टायरोसिन जो होता है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नॉरएड्रेनालिन फॉर्मेशन के लिए। टायरोसिन जो होता है ना, इसका पहले बनता है डोपा, फिर बनेगा डोपामिन, और डोपामिन जो होता है, डोपामिन का क्या होता है, इसमें इसका अपटेक होगा और इसको रेसरपिन जो होता है इनिबिट कर रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे डोपामिन अंदर आएगा, फिर ये नॉरएड्रेनल, ये इसका एक्सोसाइटोसिस होगा और ये रिलीज होगा। एक्सोसाइटोसिस को यहाँ बोटुलिनियम रोक रहा था, यहाँ पे गुआनाथाइडिन रोकेगा, यहाँ पे वेसिकल अपटेक को वेसामिकोल रोक रहा था, यहाँ पे रेसरपाइन रोकेगा। तो बहुत सी सिमिलरिटीज़ है दोनों सिस्टम के बीच में, ठीक है। अगर एएनएस समझना है ना तो सीधी सी बात है कि उसके ड्रग्स और याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको बेसिकली टारगेट करना है, एक चीज़ पता होना चाहिए कि उसके रिसेप्टर, पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि रिसेप्टर कहाँ पर है, तो उनकी पोजीशन, ये अगर पता होगा कि पोजीशन कहाँ पे है तो आपका 90% काम डन। तो रिसेप्टर जो है कि एएनएस के रिसेप्टर कहाँ है, क्यों, अब पैरासिम्पैथेटिक एक्ट क्या करेगा, पहले पता तो होना चाहिए कि उसका रिसेप्टर कहाँ है, क्योंकि जहाँ पे रिसेप्टर होगा वहीं पे तो उसकी एक्टिविटी होगी। तो पहली होती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिसेप्टर की पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए कि रिसेप्टर का टाइप क्या है, कि वो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेटरी टाइप का है, इनहिबिटरी टाइप का है। क्यों, अगर मान लो कि वो स्टिमुलेटरी टाइप का है, जैसे जीपीसीआर जो आपने पढ़े हैं फिजियो में, जीपीसीआर जो है वो इनहिबिटरी टाइप के भी हो गया और एक्साइटरी टाइप का भी होता है। अगर मान लो कहीं पे एक्साइटरी टाइप का रिसेप्टर है जो कि स्टिमुलेट कर देगा, तो अगर एसिटिल कोलिन तो दोनों पे ऐड होगा ही होगा, अगर यहाँ पे एक्ट होगा तो स्टिमुलेट करेगा और इसके थ्रू क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि पोजीशन कहाँ पे है और उसका टाइप कौन सा है। ये पता होगा तो आपका सारा का सारा एएनएस अंगुलियों पे होगा। अब देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के सबसे पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। तो रिसेप्टर जो होता है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक चीज़ याद रखना कि दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ है ना, टाइप के दोनों के रिसेप्टर जो है दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, इसके भी दो टाइप के रिसेप्टर है और इसके भी दो टाइप के रिसेप्टर है। सिंपैथेटिक के दो टाइप के रिसेप्टर कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्केरेनिक, याद रखना है सारा। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एएनएस के दो टाइप और उन दोनों टाइप के दो टाइप के रिसेप्टर। तो सिंपैथेटिक के दो टाइप के रिसेप्टर, पैरासिम्पैथेटिक के दो टाइप के रिसेप्टर।
अब याद रखना कि दोनों के जो मेजर रिसेप्टर जो होते हैं ना, 5 टाइप के मेजर रिसेप्टर होंगे जो अपने को पढ़ने हैं। 5 टाइप के मेजर रिसेप्टर हैं, और भी होंगे पर मेनली 5 टाइप के फोकस चलेंगे। देखो सुनो, सिंपैथेटिक जो होता है ना, उसमें होता है अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो सिंपैथेटिक के तो 5 ही होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पर मेजर 5 ही आएंगे। पैरासिम्पैथेटिक के क्या हो गया, 2 + 3 होते हैं। इसके भी क्या याद रखना है आपको, 2 + 3 याद रखना है। 2 निकोटिनिक के तो निकोटिनिक NN NM, तो निकोटिनिक के तो 2 ही होते हैं, जबकि मस्करेनिक जो होते हैं उसके M1 M2 M3 M4 M5 होते 5 हैं, पर अपने को काम ये 3 ही आएंगे आगे, ठीक है। तो याद रखने के लिए याद रखना कि मस्करेनिक जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, M1 M2 M3 M4 और M5। इसमें देखोगे ना तो सारे ओड वाले 1 3 5 ये जो है वो कैसे हैं, GQ टाइप के हैं, यानी कि स्टिमुलेटरी टाइप के हैं, जबकि M2 और M4 जो है ये इनहिबिटरी टाइप के हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है। तो एक बार फिर से, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, इसके 2 टाइप के अल्फा बीटा, इसके 2 टाइप के निकोटिनिक और मस्करेनिक, इसके 2 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, इसके निकोटिनिक के NN NM और मस्करेनिक के M1 M2 M3। याद रहेगा बिल्कुल। अब अपन बात कर रहे हैं ना पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक में सबसे पहले अपन देखते हैं रिसेप्टर की पोजीशनिंग, उसके बाद आगे देखेंगे। तो पोजीशन जो होती है, निकोटिनिक जो होता है NN, निकोटिनिक वाले में देखेंगे तो NN, ये जो होते हैं ना सारे गैंग्लिया, जितने भी गैंग्लिया होंगे उस पर क्या होगा, निकोटिनिक होगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, RL रट लो, एड्रेनलिन मेड्यूला पे भी क्या होता है, ये होता है, तो 2 जगह ये होगा। निकोटिनिक तो बहुत इजी है, कोई मैटर नहीं, NM नाम में ही है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और अभी अपन ने देखा ही था कौन सा, बोटुलिनियम टॉक्सिन कहाँ पे क्या कर रहा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जा रहा था, एक्ट कर रहा था, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, प्लेसिड पैरालिसिस, वो सब करवाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं मस्करेनिक की, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। मस्करेनिक जो होता है उसके 3 रिसेप्टर अपने को देखने हैं, M1 M2 M3। इनकी पोजीशनिंग कैसे याद रखनी है, पहला काम तो इसको ऐसे याद रखना कि सबसे पहला क्या, सबसे पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो ऐसे बोलते कि पहले खाओ फिर दिल लगाओ, और बाकी काम तो होते ही रहेंगे। तो सबसे पहले खाओ यानी कि स्टोमक, तो खाओ सबसे पहले स्टोमक जो होता है उसमें होता है M1। फिर दिल लगाओ, तो दिल लगाने में कौन सा आएगा अपना M2, यानी कि हार्ट में कौन सा होगा M2 रिसेप्टर। और बाकी काम बाद में, मतलब बाकी जितने भी होंगे, GIT हो गया, ब्रोंकस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, प्यूपिल अपना प्यूपिल, तो उन सब जगह क्या होगा M3 का राज होगा। यानी कि M3 क्या हो गया, मेजर रिसेप्टर, मतलब मेजोरिटी जगह पे M3 है, याद रखना। आगे पढ़ेंगे वहाँ पे एक रोल किसका होता है, बीटा 2 का होता है सिंपैथेटिक में। यहाँ पे जो रोल M3 का है कि हर जगह M3 है, वहाँ पे हर जगह बीटा 2 होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो M1 जो होता है स्टोमक के साथ साथ ब्रेन में भी होता है, पर मेन रोल याद रखना स्टोमक में। और M2 जो होता है वो हार्ट में होता है, और M3 जो होता है वो बाकी हर जगह होगा। तो M1 क्या होगा, स्टिमुलेटरी टाइप का है, तो M1 स्टोमक में क्या करवाएगा, सिक्रीशन बढ़वाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन M2 क्या है, GI टाइप का, और M2 का एक्ट क्या होगा हार्ट पे, इनहिबिट करेगा। और अपने को तो ये बात पता थी कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होगा, पहली वीडियो में पढ़ाया था ना कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब आप रेस्ट कर रहे हो। पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होगा जब आप रेस्टिंग में हो। रेस्टिंग में हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, रिलैक्स। लेकिन सिंपैथेटिक होता तो क्या होता, स्टिमुलेट करता, तो हार्ट पे ये आएगा, अपने को पता था। तो जी इनहिबिटरी टाइप क्लियर। अगर जी इनहिबिटरी भूल भी जाओगे तो ये नहीं भूलोगे कि पैरासिम्पैथेटिक जो था वो हार्ट पे क्या इफेक्ट डाल रहा था, इनहिबिटरी डाल रहा था, खत्म। पैरासिम्पैथेटिक देखने तो GI पे क्या होता है, मोटिलिटी बढ़ाएगा, ब्लैडर की मोटिलिटी बढ़ाएगा, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा, यानी कि वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर करवाएगा। ओह, ब्रोंकस का क्या करवाता है, आई एम सॉरी, ब्रोंकस का क्या करवाएगा, ये ब्रोंकस है ना, तो ब्रोंकस का क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। यूरिनरी ब्लैडर का आउटपुट क्या होगा, बढ़ाएगा। और पीपल पे क्या इफेक्ट आएगा,
कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा। और कैसे काम करता था प्यूपिल पे, याद है ना, कौन सी मसल, स्फिंक्टर प्यूपिली मसल, या फिर जिसे कहते हैं सर्कुलर मसल, थ्रू शॉर्ट सीलियरी नर्व काम करेगा। और ये शॉर्ट सीलियर नर्व कहाँ से अराइज हो रही थी, थर्ड क्रेनियल नर्व, तभी तो है ना पैरासिम्पेथेटिक 3, 7, 9, 10। तो थर्ड क्रेनियल नर्व जो थी वो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स लाती है जो कि थ्रू शॉर्ट सीलियरी नर्व इस मसल तक जाते हैं। याद रख लेना कि स्फिंक्टर प्यूपिली, शॉर्ट सीलियरी नर्व जो होती है वो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल को भी देती है, साथ साथ में सीलियरी मसल जो होती है ना उसको भी सप्लाई देती है। तो सीलियरी मसल जो होती है उसको भी सप्लाई देगी, ये आगे अपन ग्लूकोमा में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रखना कि सीलियरी मसल और स्फिंक्टर प्यूपिली मसल दोनों को पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जा रही है, किसके द्वारा, थर्ड क्रेनियल नर्व की शॉर्ट सीलियरी नर्व के साथ में। जो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इन दो मसल्स को सप्लाई दे रहे हैं, दोनों आगे काम आएगी, स्फिंक्टर प्यूपिली भी काम आएगी और सीलियरी मसल भी काम आएगी। तो ये जो था रिसेप्टर का सारा खेल है। तो रिसेप्टर अपने को पता चले कहाँ पे M1 है, कहाँ पे M2 है, कहाँ पे M3 है, ये सब पता चलने के बाद अब अपन देखेंगे अगली वीडियो में कि ड्रग्स कौन सी है। तो ड्रग्स की क्या क्लास बनेगी। अब मान लो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एसिटिल कोलिन को मिमिक करेगी तो कोलिनर्जिक ड्रग है। तो उसकी भी दो क्लास देखेंगे, जो डायरेक्ट एक्ट करेगी, इनडायरेक्ट एक्ट करेगी, तो वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस ये याद रखना कि ड्रग्स कौन सी काम करेगी, जो कि पैरासिम्पेथेटिक को बढ़ावा देगी, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पेथेटिक को डाउन करेगी। तो उसके बेस पे अपन दो ड्रग्स पढ़ लेंगे, एक तो कोलिनर्जिक जो कि पैरासिम्पेथेटिक को सपोर्ट करेगी, दूसरा एंटी कोलिनर्जिक जो कि इसको रोकेगी। और इन दोनों का अपन क्लिनिकल भी देख लेंगे साथ साथ में कि इनका कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में।